इस बजट में टैक्स पेयर को क्यों कोई राहत नहीं मिली? बजट के रेवेन्यू साइड और विनिवेश पर राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और दीपम सचिव अरुणीश चावला से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव सर और विनिवेश सचिव दीपम सेक्रेटरी अरुणीश चावला सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जब बजट आमतौर पे आता तो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक आम लोगों के बजट का मतलब ही समझ आता है इनकम टैक्स में कुछ छूट मिला है कि नहीं मिलेगा। और बजट से पहले कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। ये पहली बार ऐसा बजट मैंने देखा कि जहां पे इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत उम्मीद थी नहीं कि कुछ हमें मिलेगा, और ना तो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि हमें बहुत कुछ टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। फिर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, अगले साल का प्रोजेक्शन भी 12% से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स पेयर्स को, खासतौर से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने से क्या रोक रहा था? सिर्फ इस वजह से चूंकि हमने पिछले साल दिया था, इस साल देना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जाएगा। और ये थोड़ा इस लेवल पे चर्चा भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि क्या सोचा या नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताऊं तो अभी तक इनकम टैक्स के एरिया में जितना सरलीकरण हो सकता है, टैक्स की रेट्स में हो जाए, टैक्स के स्ट्रक्चर में हो जाए, और अब प्रक्रियाओं के ऊपर भी उतना ही जोर है। तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई। सिंपल सिस्टम दिया गया कि कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने बुक प्रॉफिट के ऊपर आप पैसा 22% दे दीजिए। नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग से 15% का रेट लाया गया। कॉमन व्यक्ति के लिए जो नया इनकम टैक्स रिजीम लाया गया, उसको लाने के बाद उसमें बहुत सरलीकरण किया गया है और रेट्स को काफ़ी कम किया गया है। पिछली बार जैसे आपको पता है 12 लाख रुपए तक का रिबेट भी दिया गया। तो टैक्स की व्यवस्थाओं को अब इस लेवल पे ले जाया गया है कि जो बैलेंस हम कहेंगे बिटवीन टैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ और द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट and the need to keep money is in the hands of people to consume। अब आप जीएसटी को देखिए, जीएसटी रेट तक में, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता है, एक कंज्यूमर तो जीएसटी भी काफी चुका रहा होता है, और वो तो कंजम्पशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो उसमें जितना रिफॉर्म पिछली बार रेट रैशनलाइजेशन के लिए थ्रू किया गया, और जितने भी कॉमन वस्तुएं थी, और उसमें कोई क्लास वाला व्यवस्था को भी नहीं रखा गया। हर खाने का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मर से रिलेटेड वस्तुएं, एसेंशियल डे टू डे की जो वस्तुएं हैं, सबको उन्होंने मिनिमम टैक्स रेट के ऊपर ले आए, और जिसके कारण नेचुरली कंज्यूमर के हाथ में उतना पैसा एक्स्ट्रा आया है। और अगर आप देखें तो उसके कारण जो कंजम्पशन की ग्रोथ है, आप जीएसटी के रेवेन्यू में अब आप देख रहे हैं, इतना रेट रिडक्शन होने के बावजूद इस बार का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ तक का पहुंच रहा था। तो अभी ये लगता है कि एक सस्टेनेबिलिटी वाली व्यवस्था पे हम आ गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस व्यवस्था को हम कितना सरल बनाएं। चैलेंज अब ये है कि टैक्स बेस कैसे सुधारें। वो लोग जो टैक्स की व्यवस्था में अभी नहीं जुड़े हैं, रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रक्रियाओं को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि लोगों को, जैसे नज कैंपेन के थ्रू कई लोग जो हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको टैक्स भरने की तरफ ले जाना। तो टैक्स बेस करेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। तो प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उसके थ्रू टैक्स के कंप्लायंस को सुधारना, उसके ऊपर फोकस हो जाता है। कि पिछले कई बजट से मैंने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट के दूसरे चरण से ही कि एक बड़ा फोकस सरकार का रहा था कि कैसे हम मोनेटाइजेशन पे फोकस करें, कैसे डाइवेस्टमेंट में फोकस करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें, पीएसयूज को लेकर के हर बजट में कुछ न कुछ होता था। लेकिन 2 बजट से मैं देख रहा हूं कि उस पर मतलब बातें कम हो रही होती हैं। तो क्या अप्रोच में कोई अब आप लोग डिसीजन ले चुके हैं, कुछ चेंजेस हुआ है इसमें इन प्रिंसिपल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी, मतलब हम एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के तहत कार्य करते हैं, और इस कॉम्पोजिट वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी और वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य अंश हैं: कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप विच इज वैल्यू क्रिएशन इन द मार्केट, फेयर डिविडेंड्स और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट। हम इन चारों को एक साथ देखते हैं। और एसेट मोनेटाइजेशन, जिसे बजट की भाषा में मिसलेनियस कैपिटल रिसीव्स कहा जाता है, उसमें अलग अलग टारगेट इसलिए नहीं दिया जाता है कि उससे मार्केट में प्राइस ओवरहैंग होता है, उससे डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। एक अननेसेसरी का दबाव भी बनता है कि हमें इतना पूरा करना है। अब उसको जिस भाषा में कहिए, लेकिन हम एक पाइपलाइन के तहत
कार्य करते हैं और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम समय समय पर अपने मार्केट ट्रांजैक्शंस अनाउंस करते हैं और उसकी जानकारी आपको देते हैं, आपके दर्शकों को भी देते हैं। जो ये कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, इसमें मॉनेटाइजेशन के कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं, इसलिए पॉलिसी इवॉल्व कर रही है, बेहतर हो रही है। उदाहरण के लिए अभी दिसंबर में हमने घोषणा की थी कि पहला पब्लिक इन्वेट लाया जाएगा। तो इन्वेट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर या इक्विटी या रिस्क कैपिटल के बराबर है और यूजर फी को मोनेटाइज करके आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और पब्लिक इन्वेट के माध्यम से हम उसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को भी, आम ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। और आप देखेंगे कि मार्च से पहले हम उसको करके दिखाएंगे। तो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए, साथ में लेते हुए हम अगले वर्ष आगे बढ़ेंगे। और डिविडेंड्स में भी आप देखेंगे कि पीएससीज की परफॉर्मेंस में सुधार के साथ साथ जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फेयर डिविडेंड मिल रहा है। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मैं यहां तक कहूंगा कि जो निफ्टी 50 जो टॉप कंपनीज हैं एनएससी और बीएसई में, उनकी तुलना में भी सीपीएससीज बेहतर डिविडेंड दे रहे हैं। और अब तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी सीपीएससीज का एक पोर्टफोलियो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।